नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग इस समय सेशन का अध्ययन कर रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोगों ने सेल पढ़ लिया था और सेल के जो आगे के जो पार्ट थे उसको हमको अध्ययन करना था। तो सेल में हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक हम लोग का होगा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सेल डिवीजन। देखिए, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। सबसे पहले हम सीखें कि जो कोशिका विभाजन है वो कोशिका विभाजन हम किसको कहते हैं, कोशिका विभाजन की परिभाषा क्या होती है। तो जब कोई एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूटकर एक अलग कोशिका का निर्माण करती है तो उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। जब कोई एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूट करके एक नई कोशिका का निर्माण करती है तो उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं परिभाषा कोशिका विभाजन का कि जब कोई कोशिका जब कोई कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूटकर एक नई कोशिका का निर्माण करती है, 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 उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। जो जंतु हैं, जो मानव हैं, मानव में कोशिका विभाजन का काम सेंट्रोसोम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? सेंट्रोसोम के माध्यम से। तो यहाँ लिखें कि जंतुओं में कोशिका विभाजन, जंतुओं में कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। किसके माध्यम से? सेंट्रोसोम के माध्यम से होता है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट हैं, पादप हैं, पादप में जो होगा कोशिका विभाजन किसके तहत होगा? तो सेल प्लेट के द्वारा होगा। किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा। लिखें कि पादपों में कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा होता है। देखिए, आपने सीखा कि हम सेल डिवीजन किसको कहते हैं और जो जंतु हैं, जंतुओं में कोशिका विभाजन किसके माध्यम से? तो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। और जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन
सेंट्रोसोम के ना होने से किसके होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है, जो ये सेल डिवीजन है, जो कोशिका विभाजन है, यह 3 प्रकार का होता है। जो सेल डिवीजन है वो 3 प्रकार का। तो यहाँ पर आपने सीखा कि जो कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में टूटकर एक नई कोशिका का निर्माण करती है, उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो एग्जाम्पल पर यहाँ ले लें, यहाँ पर कि एक मान लीजिए कि एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है। यह कोशिका कुछ समय बाद टूट करके इस कोशिका में बदलाव होगा, यह कोशिका बीच से धंस जाएगी और यह न्यूक्लियस भी अलग अलग हो जाएगा और यह कोशिका कुछ समय बाद जा करके अलग अलग भागों में बट जाएगी। यह जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, यह जो ये कोशिका है, यह कोशिका ऐसे बीच से धंसेगी और बाद में अलग अलग हो जाएगी। तो ये जो बड़ी कोशिका है, इसको बोलेंगे मदर सेल, मदर सेल बोलेंगे। यह जो कोशिका टूट करके अलग हुई है और अलग अलग कोशिका का निर्माण हुआ है, इसे बोलेंगे डॉटर सेल, इसे बोलेंगे डॉटर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। इसको मदर कोशिका और इससे डॉटर सेल कह लें या पुत्री सेल कह लें, डॉटर सेल या पुत्री सेल। जो कोशिका अलग होकर के एक नई कोशिका का निर्माण कर रही है, नई कोशिका बन गई है, उसे पुत्री सेल या डॉटर सेल। और जो कोशिका टूटी है, उसको बोलते हैं मदर सेल। क्या बोलेंगे, मदर सेल। यह जो कोशिका विभाजन होता है, यह 3 प्रकार का होता है। यहाँ लिखें कि यह कोशिका विभाजन, यह कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो चलिए हम सीखते हैं कि जो कोशिका है, ये 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, वो 3 प्रकार कौन कौन कोशिका है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए हम चलते हैं आगे, मिटाते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और हम चलते हैं आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए चलते हैं इसके हम लोग आगे। देखिए, ये हम पढ़ें कि अभी यह 3 प्रकार की होती है। मैं पुनः लिख दूँ कि यह कोशिका 3 प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार का होता 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 है। कौन कौन होगा, तो इसमें पहला होगा आपका एमाइटोसिस। इसमें होगा एमाइटोसिस। अगर हम पहले की बात करें तो पहला होगा एमाइटोसिस। और जो दूसरा होगा, उसे कहते हैं माइटोसिस। उसे बोलेंगे माइटोसिस। और जो तीसरा उसे बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियोसिस। उसे बोलेंगे मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे। जो ये एमाइटोसिस है, इसको बोलते हैं असूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे, असूत्री विभाजन। इसे बोलते हैं असूत्री विभाजन। और जो माइटोसिस है, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन। इसे बोलेंगे समसूत्री विभाजन। और जो मियोसिस है, इसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसे बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन।
इसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन बोलेंगे। तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? तो ए माइटोसिस असूत्री विभाजन, माइटोसिस समसूत्री विभाजन, मेयोसिस अर्धसूत्री विभाजन। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलिए अब सीखते हैं हम कि जो ए माइटोसिस है, ए माइटोसिस का काम क्या है, ए माइटोसिस क्या करता है। तो जो ए माइटोसिस है, ए माइटोसिस इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो सबसे आसान विभाजन होता है। तो ए माइटोसिस में जो कोशिका विभाजन होगा वो सबसे आसान विभाजन होगा। तो लिख दें इसमें कि सबसे आसान कोशिका विभाजन, सबसे आसान कोशिका विभाजन, सबसे आसान कोशिका विभाजन, सबसे आसान कोशिका विभाजन किस में होगा? तो ए माइटोसिस में। इसमें कौन कौन से वो जीव जंतु आएंगे? तो इसमें जितने भी जीव प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत, प्रोकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कि वे जीव जिसको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं और वह अविकसित होते हैं, उसमें कोशिका के सभी अंग देखने को नहीं मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लें, एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसमें जीवाणु विषाणु आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जीवाणु और विषाणु, जीवाणु और विषाणु। तब जो आपका असूत्री विभाजन है ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो प्रोकैरियोटिक में होता है। यह विभाजन सबसे आसान विभाजन होता है। एग्जाम्पल में जीवाणु और विषाणु, इसमें जो कोशिका के अंग हैं वो कोशिका के सभी अंग देखने को नहीं मिलते, इसमें बहुत कम अंग रहते हैं। इसीलिए यह जो कोशिका इसमें विभाजन होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, यह न्यूक्लियस कुछ समय बाद, यह कोशिका कुछ समय बाद बड़ा होकर के 20 से इसका आकार धंस जाएगा, ऐसे 20 से इसका आकार धंस जाएगा। और जो कोशिका है, जो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस 2 भागों में बट जाएगा और इसके बाद यह कोशिका अलग अलग भागों में बट जाएगी, यह क्या है? यह जीवाणु और विषाणु में विभाजन होता है। तो सबसे आसान विभाजन किस में होगा? तो असूत्री विभाजन में। उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा और न्यूक्लियस होगा, तो बहुत कम उसमें अंग देखने को मिलते हैं, इसीलिए वो विभाजन जल्दी हो जाता है। तो जिस जीव जंतुओं में कोशिका के अंग में ढेर सारे अवयव यानी कोशिकांग रहेंगे उसको विभाजन होने में समय लगता है, और जिसमें कोशिका के जो कोशिकांग के अंग हैं कम रहेंगे उसको विभाजन होने में कम समय लगेगा, इसलिए वह जल्दी क्या हो जाएंगे? विभाजन हो जाएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना? यहाँ नहीं। आगे चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। हो गया? चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब सीखते हैं हम लोग यहाँ से कि जो ये असूत्री विभाजन है इसको तो हम लोग ने पढ़ लिया। अब चलते हैं समसूत्री विभाजन की तरफ। तो इन सब चीज़ों को हम मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर अब माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस समसूत्री विभाजन मिटाते हैं इसको। चलिए मिटा दें, यहाँ तक की दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर सीखे हम लोग। दूसरा नंबर क्या था आपका? पहला था ए माइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस। इसको बोलेंगे समसूत्री विभाजन।
समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। देखिए समसूत्री विभाजन का मतलब क्या कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर या किसी अंग में जितना क्षति होगा, जितना टूट फूट होगा, उतने ही कोशिका, उतने ही अंग का निर्माण करना क्या कहलाएगा? समसूत्री विभाजन। यानी जितना चोट लगा है, जैसे मान लीजिए कि कोई कहीं जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया या कहीं चोट लग गई, तो जितना वहाँ की कोशिका मर जाएगी या टूट फूट हो जाएगा, उतने ही कोशिका बनाने का काम करना। तो किसके माध्यम से? तो समसूत्री विभाजन के माध्यम से। जो छिपकली और जो चूहे होते हैं, जो छिपकली और जो चूहे होते हैं, छिपकली और चूहे में जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन के माध्यम से वह अपने क्षतिग्रस्त अंगों को पूर्णतः प्राप्त कर पाते हैं। जो व्यक्ति को चोट लगता है, घाव लगता है, वह अपने क्षतिग्रस्त अंगों को समसूत्री विभाजन के माध्यम से पुनः प्राप्त करते हैं। तो जो यूकैरियोटिक के जो जीव जंतु हैं उसमें जो विभाजन होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो समसूत्री विभाजन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो चलिए सीखें कि जो ये माइटोसिस समसूत्री विभाजन है यह कितने प्रकार का होता है। तो माइटोसिस समसूत्री विभाजन यह 5 प्रकार का होता है। इसको लिख दें कि यह 5 प्रकार का होता है, 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 यह 5 प्रकार का होता है। कौन? माइटोसिस समसूत्री विभाजन। कौन कौन सा होगा? तो हम यहाँ पर पहला की बात कर लें कि पहला कौन है, पहला की बात कर लें, दूसरा की बात कर लें। तो पहला होता है इंटरफेज। पहला कौन सा होगा? इंटरफेज। पहला होगा इंटरफेज, 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 इंटरफेज। जो दूसरा होगा, जो दूसरा होगा उसे बोलेंगे प्रोफेज, उसे बोलेंगे प्रोफेज। क्या बोलेंगे? प्रोफेज, प्रोफेज। और जो ये तीसरा है, तीसरा उसे बोलेंगे मेटाफेज। क्या बोलेंगे? मेटाफेज, उसे बोलेंगे मेटाफेज, मेटाफेज। और जो 4 नंबर है, 4 नंबर उसको बोलते हैं एनाफेज। क्या बोलेंगे? एनाफेज। क्या बोलेंगे? एनाफेज। और जो 5वां है, 5वां उसे बोलते हैं टेलोफेज। क्या बोलेंगे? टेलोफेज, उसे बोलेंगे टेलोफेज, उसे बोलेंगे टेलोफेज। क्या बोलेंगे? टेलोफेज। तो समसूत्री कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन सा? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। तो जो ये समसूत्री विभाजन है, समसूत्री कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का। कौन कौन? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सीखते हैं कि जो ये समसूत्री विभाजन है, इस समसूत्री विभाजन में इंटरफेज का काम क्या है, प्रोफेज का काम क्या है, मेटाफेज का काम क्या है, एनाफेज का काम क्या है और टेलोफेज का काम क्या है। चलिए इसको हम सीखते हैं। तो हम इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज को हम बोलते हैं सबसे बड़ी अवस्था। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था। इसको बोलेंगे सबसे बड़ी अवस्था। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी अवस्था। इसमें डीएनए का निर्माण होता है, इसमें डीएनए का निर्माण होगा, डीएनए का निर्माण, इसमें डीएनए का निर्माण होगा। क्या होगा? डीएनए का निर्माण होगा। इसमें क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, इसमें क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होगा? अलग होगा, क्रोमोसोम अलग होगा, क्रोमोसोम क्या होगा? अलग होगा।
तो इंटरफेज में कौन कौन देखने को मिलते हैं गतिविधियाँ, इसको बोलते हैं सबसे बड़ी अवस्था। इसमें डीएनए का निर्माण होगा और क्रोमोजोम क्या होगा, अलग होगा, क्रोमोजोम अलग होगा। ठीक है, यहाँ जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बना देते हैं, आप लोग पढ़े थे कोशिका, कोशिका तो कोशिका है और कोशिका के अंग पढ़े थे आप लोग। इसमें क्या क्या पढ़े थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे, इसके बाद गोल्जी बॉडी, इसके बाद विक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को हम कोशिका का दिमाग कहते हैं, कोशिका का ब्रेन। तो जब कोशिका विभाजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है, तो कोशिका विभाजन करने का आदेश कौन देता है, तो कोशिका विभाजन करने का आदेश देता है न्यूक्लियस। कौन देगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलेगा कि जो अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट फूट हो गए हैं, उस अंगों को ठीक करने का काम कीजिए। कौन बोलेगा, न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस को हम कोशिका का दिमाग बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये ब्रेन जब न्यूक्लियस बोलेगा तो कोशिका विभाजन को पूरा करने का काम कौन करेगा, तो सेंट्रोसोम। कौन करेगा, सेंट्रोसोम। और सहायता कौन करेगा, तो राइबोसोम। कौन करेगा, राइबोसोम। राइबोसोम के माध्यम से जो क्षतिग्रस्त अंग हैं वो उसमें सहायता प्रदान करता है और उसको क्या उस क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर पाने में सक्षम होता है। तो वहाँ से जो सबसे बड़ी अवस्था है कौन सी, इंटरफेज। डीएनए का निर्माण होगा, तो डीएनए कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में ही क्रोमोजोम था, डीएनए था और जीन था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डीएनए, क्रोमोजोम और जीन क्या होते हैं, इसका काम क्या है, उसको हमने पढ़ लिया था। तो डीएनए का निर्माण करेगा और क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्रोमोजोम अलग, क्रोमोजोम अलग। अब देखते हैं जो प्रोफेज, प्रोफेज है, इसका काम क्या है। जो प्रोफेज है, इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होगा। इसमें क्या होगा, इसमें स्प्लिंडर फाइबर, इसमें स्प्लिंडर, इसमें स्प्लिंडर फाइबर, इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होगा। इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण, स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होगा। इसको बोलते हैं तुर्क धागा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तुर्क धागा। इसको बोलते हैं तुर्क धागा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तुर्क धागा। क्या बोलेंगे, तुर्क धागा बोलेंगे। जैसे एक कोशिका है, कोशिका के अंगों को अलग अलग करना है, तो इसमें से ये से एक धागा बन जाएगा। ऐसे सभी कोशिकाओं के अंग में क्या बन जाएंगे, ऐसे धागा बन जाएंगे, ऐसे धागा बन जाएंगे, ऐसे सभी अंगों में क्या बन जाएंगे, धागा बन जाएंगे, धागा बन जाएंगे। किस अवस्था में, तो प्रोफेज की अवस्था में। स्प्लिंडर फाइबर बनेगा, तुर्क धागा का निर्माण होगा। इसके बाद नहीं, अब चलते हैं मेटाफेज कि मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज की अवस्था का काम क्या है, तो मेटाफेज की अवस्था का काम है कि इसमें स्प्लिंडर फाइबर पूर्ण हो जाता है। इसमें स्प्लिंडर फाइबर पूर्ण हो जाता है। स्प्लिंडर फाइबर, स्प्लिंडर फाइबर, स्प्लिंडर फाइबर इसमें पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसमें स्प्लिंडर फाइबर पूर्ण हो जाता है। किस अवस्था में, तो मेटाफेज के अवस्था में। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए देखिए जो मेटाफेज है इसमें स्प्लिंडर फाइबर क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इसे अध्ययन के लिए अच्छी अवस्था मानते हैं। इसे अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए अच्छी अवस्था, अच्छी अवस्था, अच्छी अवस्था। इसे हर फेजों में यानी इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज में सबसे महत्वपूर्ण फेज मानते हैं। क्या मानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण फेज, सबसे महत्वपूर्ण फेज मानते हैं। क्या मानेंगे, सबसे महत्वपूर्ण फेज मानते हैं। तो मेटाफेज में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इसमें कौन कौन सा कार्य होगा, तो स्प्लिंडर फाइबर का, स्प्लिंडर फाइबर पूर्ण हो जाएगा। इसको अध्ययन के लिए सबसे अच्छी अवस्था बोलते हैं और यह हर फेजों में, पांचों फेजों में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण फेज है, सबसे महत्वपूर्ण फेज है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं कि जो चौथा फेज है, इस चौथा फेज में क्या होता है, तो इसे बोलते हैं सबसे छोटी अवस्था। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था। इसको बोलेंगे सबसे छोटी अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सबसे छोटी अवस्था बोलेंगे। इसमें क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, इसमें क्रोमोजोम
इसमें क्रोमोसोम और कोशिका के अंग अलग हो जाएंगे। इसमें क्रोमोसोम तथा अंग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। किधर हो जाएंगे? तो ध्रुवों की तरफ हो जाएंगे। अलग ध्रुवों के तरफ हो जाएंगे। ध्रुवों के तरफ किधर हो जाएंगे? ध्रुवों के तरफ हो जाएंगे। तो एनाफेज की अवस्था में क्या होगा? इसमें इसको बोलते हैं सबसे छोटी अवस्था। इसमें क्रोमोजोम तथा कोशिका के जो अंग हैं वो ध्रुवों की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, ध्रुवों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और जो यह टेलोफेज है इसको बोलते हैं अंतिम अवस्था। क्या बोलेंगे इसको? अंतिम अवस्था बोलेंगे। इसको बोलते हैं अंतिम अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतिम अवस्था। इसमें जो कोशिका का विभाजन है वो पूर्ण हो जाता है। कोशिका का विभाजन पूर्ण, देखें कि कोशिका का विभाजन पूर्ण हो जाता है। कोशिका का विभाजन पूर्ण हो जाता है। कोशिका का विभाजन पूर्ण हो जाता है। किसमें? तो आपका टेलोफेज में। किसमें हो जाएगा? टेलोफेज में। देखिए तो समसूत्री जो विभाजन है, समसूत्र विभाजन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन सा? तो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज। अध्ययन के लिए अच्छी अवस्था कौन सी हो जाएगी? मेटाफेज। स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होगा, प्रोफेज। तुर्क धागा बनेगा, प्रोफेज। सबसे छोटी अवस्था आपका एनाफेज। और कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाएगा किसमें? टेलोफेज। किसमें हो जाएगा? टेलोफेज। इसको हम याद कैसे करेंगे? याद करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। याद करने का तरीका कि पहले हम कहीं जाते हैं तो पहले कहीं प्रवेश करते हैं। प्रवेश के लिए शुरू में क्या है? इंटरफेज। जब प्रवेश, इंटर मतलब प्रवेश करना, तो क्या बोल देंगे? इंटरफेज। और लास्ट वाला है तो लास्ट में क्या होता है? टेल मतलब पूछ, तो अंत में क्या हो जाएगा? टेलोफेज। अंत में टेलोफेज। और बीच में देखिए यम से मिडिल, यम से मध्य में, यम से मेटाफेज। तो टेलोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। इंटरफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। और 2 को बचेगा कौन? प्रोफेज और एनाफेज। प्रोफेज और एनाफेज। तो उसको हम याद कर लेंगे। कौन कौन फेज? तो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो विभाजन होता है वो इसी क्रम में 5 प्रकार से होता है। देखिए इसको हम एग्जाम्पल के रूप में दे दें यहाँ पर कि हमने बताया कि हाँ जो कोशिका है, न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस का विभाजन करना है तो कैसे होगा? न्यूक्लियस का विभाजन करना है तो कैसे होगा? तो इसमें जो ये मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा हो करके इसमें स्प्लिंडर फाइबर बनेगा। ऐसे स्प्लिंडर फाइबर यानी तुर्क धागा बनेगा। तो जो न्यूक्लियस थे, ये न्यूक्लियस जो अंग है, कुछ अंग चल जाएगा, इधर ध्रुव है और इधर ध्रुव है, 2 ध्रुव है। तो इधर जो आधा अंग है कोशिकांग के, कुछ अंग चल जाएंगे इधर ध्रुव की तरफ और कुछ चल जाएंगे इधर। और जो ये तुर्क धागा है बाद में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और यह कोशिका के जो अंग है, यह कोशिका है क्या हो जाएगी? आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन। इसमें जो होगा सम में होगा, जितना टूट फूट होगा उसी को भरपाई करने का काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझाया होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना? तो समसूत्री विभाजन कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कोई दिक्कत नहीं ना? इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं आगे। इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं आगे। मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं और चलते हैं तीसरे की तरफ। इसको मिटा दें और चलते हैं तीसरे के तरफ। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे की तरफ। तो अब तक हम पढ़े थे माइटोसिस और अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस और पढ़ेंगे मियोसिस। तो तीसरा कौन सा था? तीसरा अवस्था मियोसिस। तीसरा था मियोसिस।
तीसरा था मियोसिस। इसको बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। इसको बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह 1% होता है, यानी इसमें जो विभाजन होगा वह आधा आधा होगा। कैसा होगा? आधा आधा विभाजन होगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? अर्धसूत्री विभाजन। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह मेल के स्पर्म और फीमेल के जो अंडाणु होते हैं, तो स्पर्म और ओवम को छोड़ करके जो विभाजन होता है उसे बोलते हैं कायिक कोशिका। यानी व्यक्ति के जो शरीर का निर्माण होता है वो किस कोशिका के माध्यम से होता है? तो कायिक कोशिका के माध्यम से होता है। और 1% जो होता है वह अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें जो कोशिका का विभाजन होगा वह आधा आधा होगा। कैसा होगा? आधा आधा होगा। तो इसमें लिख दें कि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। चलिए सीखते हैं कि कैसे आधा आधा होगा। ठीक है, तो जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम आप पढ़े थे कि जो मेल कह लें या पुरुष कह लें, पुरुष, और हम बात कर लें फीमेल यानी महिला, और इसको हम बात कर लें पुरुष। इन दोनों में जो क्रोमोजोम की संख्या थी वो क्रोमोजोम की संख्या कितनी थी? 46। संख्या में जो क्रोमोजोम की बात करें, संख्या में कितना था? 46 क्रोमोजोम। यहाँ 46 क्रोमोजोम, संख्या में 46, और फीमेल में भी क्रोमोजोम कितना थे? संख्या में 46। संख्या में 46 क्रोमोजोम, इसमें भी 46, इसमें भी। और जोड़ा की बात करें तो जोड़ा में कितने थे? 23 जोड़ा में कितने थे? 23 जोड़ा क्रोमोजोम थे। अब इसमें विभाजन की बात करें तो इस क्रोमोजोम को, जो संख्या में जो क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम को अगर हम अलग अलग करें, इसको 2 पार्ट में बांट दें, क्रोमोजोम को 2 पार्ट में बांट दें, तो इसको एक को लिख दें 44 क्रोमोजोम और यहाँ लिख दें 2 क्रोमोजोम, यानी 44 + 2 कितना हो गया? 46 क्रोमोजोम। सेम प्रक्रिया हम फीमेल वाले में करें, इसको भी हम 2 पार्ट में बांटें, तो इसमें भी 44 क्रोमोजोम और ये 2 क्रोमोजोम, 44 क्रोमोजोम और 2 क्रोमोजोम, 46। जो ये 44 क्रोमोजोम होते हैं इनका काम क्या होता है? इसको लिख दें 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम, यहाँ पे लिख दें 46 क्रोमोजोम, ये भी क्रोमोजोम 46 है। ये जो 44 होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ऑटोसोम। देखिए जो ये मेल हैं इसमें जो क्रोमोजोम है ये 44, इसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। इसको लिखें ऑटोसोम, इसको बोलेंगे ऑटोसोम। और यह जो है इसको बोलेंगे आलोसोम। क्या बोलेंगे? आलोसोम। इसको बोलेंगे आलोसोम। सेम प्रक्रिया इसमें भी होती है, इसको बोलते हैं ऑटोसोम, इसको बोलेंगे ऑटोसोम, और इसको बोलेंगे आलोसोम। क्या बोलेंगे? आलोसोम, इसको बोलेंगे आलोसोम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? जो ये 44 ऑटोसोम हैं इनका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है शरीर का निर्माण करना। यह शरीर का निर्माण करेगा, यह शरीर का निर्माण करता है। 44 जो ऑटोसोम हैं यह शरीर का निर्माण करते हैं, और जो 2 आलोसोम हैं यह लिंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? तो लिंग का निर्माण करेंगे। यहाँ लिख दें कि लिंग का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? लिंग का निर्माण। लिंग मतलब कि जेंडर, मेल की फीमेल, लड़का की लड़की,
क्या करेंगे, उसका करेंगे निर्धारण। सेम प्रक्रिया फीमेल में भी जो 44 ऑटोसोम क्रोमोसोम हैं, इनका भी काम क्या है, शरीर का निर्माण करना। इनका भी काम है शरीर का निर्माण करना, शरीर का निर्माण करना। और जो 2 ऑटोसोम हैं, इनका काम होता है लिंग का निर्माण करना, लिंग का निर्माण करना, लिंग का निर्माण, लिंग का निर्माण करना। देखिए जो ये 2 ऑटोसोम हैं, यह लिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब सीखते हैं हम कि जो निषेचन करने के बाद, यानी जब मेल और फीमेल के संयुग्म प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। तो जब निषेचन होता है तो इसमें से 22 क्रोमोसोम और एक इसमें से ऑटोसोम। तो चलिए करते हैं, देखिए ध्यान से इस चीज़ों को। तो ये 44 क्रोमोसोम है, 44 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम से इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं मेल में, वह होते हैं एक्स और वाई। क्या होंगे, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। और जो फीमेल में क्रोमोसोम होते हैं वह एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ से जो क्रोमोसोम आएंगे, जो क्रोमोसोम आएंगे वो कितने आएंगे, तो यहाँ से आएंगे 22 क्रोमोसोम। कितना आएंगे, 22 क्रोमोसोम। और यहाँ से जो ऑटोसोम है, आलोसोम है, यहाँ से जो क्रोमोसोम आएंगे वो कितने आएंगे, इसमें से जाएंगे आपके कितने, एक। कितने क्रोमोसोम, एक। और यह जो ऑटोसोम है, इस ऑटोसोम में से कितने आएंगे, 22 क्रोमोसोम। कितने, 22 क्रोमोसोम। और यह जब आपका ये आलोसोम है, इसमें से भी कितने आएंगे, आधे आएंगे। कितने आएंगे, आधे, आधे यानी +1। तो ध्यान दीजिएगा, ये 44 क्रोमोसोम है, 44 में से 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम, इधर से 44 ऑटोसोम था, इसमें से 22 आए, तो 22 कितने क्रोमोसोम, 44। और जो लिंग का करता है निर्धारण कौन, आलोसोम, इसमें से एक क्रोमोसोम यहाँ और इसमें से एक क्रोमोसोम यहाँ। तो 22 कितना हुआ, 44 क्रोमोसोम। कितने, 44 क्रोमोसोम, 44 क्रोमोसोम। ऐसे भी कर सकते हैं कि 22 44 और +2 2, तो कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम। कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए। यहाँ से 22 कितना कर देंगे, 44 और ये +2 क्रोमोसोम, तो कितना हो जाएगा कुल ओवरऑल हो जाएगा कुल ओवरऑल कितना, 44 और 2 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। तो मेल में या फीमेल में जिस बच्चे का निर्धारण होता है, उस बच्चे में जो क्रोमोसोम की संख्या होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, 46 क्रोमोसोम। कितना होना चाहिए, 46 क्रोमोसोम। यदि क्रोमोसोम की अधिकता और कमी होगी, अधिकता और कमी, देखते हैं कि जब कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कभी कभी उसका जो होठ रहता है वो कटा रहता है या वह छांगू रहता है। इसका मतलब ये कि जो क्रोमोसोम है वह क्रोमोसोम इफेक्टेड हो गए हैं, या तो क्रोमोसोम में कमी आ गई है या तो क्रोमोसोम में अधिकता आ गया है। जब अधिकता आएगा तभी न जो अंग रहेंगे वो अवशेष बन जाएंगे, तो व्यक्ति छांगुर बन जाता है। और कहीं कम हो जाएगा तो कहीं खाली रह जाएगा, वो चीज़ कटा हुआ रह जाएगा। तो किसके माध्यम से होता है, क्रोमोसोम के माध्यम से। किसके माध्यम से, क्रोमोसोम के माध्यम से होता है। तो ऑटोसोम कितने, 44, आलोसोम 2, ये करता है लिंग का निर्धारण और ये करता है शरीर का निर्धारण। वैसे ही फीमेल में 44 क्रोमोसोम, यहाँ संख्या में 46, यह करेगा शरीर का निर्माण करेगा और यह करेगा लिंग का निर्धारण। तो 22 क्रोमोसोम यहाँ से ऑटोसोम और 22 क्रोमोसोम यहाँ से ऑटोसोम, 22 44 क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम यहाँ से कौन, आलोसोम, और एक क्रोमोसोम यहाँ से आलोसोम। तो 1 कितना, 2। तो 44 +2 = कितना, 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम चाहिए, 46 क्रोमोसोम चाहिए। तो जो मेल का क्रोमोसोम होता है वो कौन होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। कौन होता है, एक्स और वाई, 2 ही क्रोमोसोम। और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, इसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो कौन होंगे, एक्स और एक्स होंगे, एक्स और एक्स होंगे।
कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिए कि जब x और x जब मिलता है, जब x और x क्रोमोसोम मिलते हैं, यहाँ लिख दें, ऊपर लिख दे रहे हैं, या ध्यान दीजिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं कि जब x और x क्रोमोसोम मिलेगा, x और x क्रोमोसोम, x और x क्रोमोसोम जब मिलेंगे तो निर्धारण किसका होगा, तो फीमेल का, यानी महिला, यानी फीमेल, फीमेल, फीमेल महिला का निर्धारण होगा, महिला, महिला यानी बच्ची का निर्धारण होगा, चाइल्ड कौन होगी, बच्ची। और जो x और y क्रोमोसोम होगा, x और y क्रोमोसोम, वह मेल को करेगा निर्धारित, किसको करेगा, मेल यानी पुरुष, किसको करेगा, पुरुष का करेगा निर्धारण, किसका करेगा, पुरुष का करता है निर्धारण। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि निषेचन के बाद जिस बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे में अब लड़का होगा कि लड़की होगी, क्या होगा, उसका निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। किसके क्रोमोसोम पर, पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो पिता का क्रोमोसोम होता है वह x और y होता है, क्या होता है, x और y, और जो माता का क्रोमोसोम होता है वह x और x होता है। तो इधर से जो क्रोमोसोम आएगा या तो x आएगा या तो y आएगा, चाहे x आएगा चाहे y आएगा, और इधर से हमेशा खाली क्या आएगा, x ही x आएगा, क्योंकि इधर खाली x क्रोमोसोम ही है, खाली x क्रोमोसोम है, तो इधर से खाली x आएगा, इधर से x चाहे y, इधर से x क्रोमोसोम आया, इधर से x क्रोमोसोम आया, तो x क्रोमोसोम क्या बनेगा, फीमेल यानी महिला। इधर से y क्रोमोसोम आ गया, इधर से भी आपका x क्रोमोसोम आ गया, तो x और y क्रोमोसोम मिल क्या बन जाएंगे, पुरुष बन जाएंगे, क्या बनेगा, पुरुष यानी मेल बनेगा, क्या बनेगा, पुरुष या मेल बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, कभी कभी क्या होगा कि इधर जो क्रोमोसोम x और y है, x और y, तो जब x y इधर से दोनों चले आए, x और y दोनों चले आए, इधर से केवल x आए, x आए, तो जिस बच्चे का निर्धारण होता है वह बन जाता है ट्रांसजेंडर बन जाता है, क्या बनेगा, ट्रांसजेंडर बनेगा। ट्रांसजेंडर कब, जब इधर से दोनों क्रोमोसोम आ जाएं और इधर से एक्स क्रोमोसोम जो एगो क्रोमोसोम है वो आ जाए, तो क्या बन जाएंगे, ट्रांसजेंडर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ट्रांसजेंडर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। देखिए जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का निश्चित संख्या में होना जरूरी है। कभी कभी क्रोमोसोम इफेक्टेड होते हैं, अन्यथा हर बार ये इफेक्टेड देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्रोमोसोम पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, लेकिन गांव की सब महिला सब बोलती हैं अगर किसी महिला का अगर बस बच्ची ही हो तो उसे लोग बोलते हैं कि इसका लक्षण ठीक नहीं है, तो यह खराब है, तो यह ऐसन है, तो यह वैसन है। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी होती है, यहाँ पर गलती होती है पुरुष की, क्योंकि पुरुष का जो क्रोमोसोम होता है वह एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और जो माता का क्रोमोसोम यानी महिला का क्रोमोसोम होता है वो एक्स और एक्स होता है। तो बच्चे का निर्धारण मेल होगा कि फीमेल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो पिता के क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा, ना कि माता के क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि बढ़ानता के समय जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम, वह एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हो जाता है, कब, बढ़ानता के समय। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो ये फीमेल में जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, अगर माँ को यानी माता को अगर कोई बीमारी है, मान लीजिए इसमें तो एक्स क्रोमोसोम केवल ही है, एक्स केवल क्रोमोसोम है, अगर एक्स क्रोमोसोम में कोई समस्या आ गई तो वो अगले पीढ़ी में जरूर जाएगा, अगले पीढ़ी में जरूर जाएगा, किसके माध्यम से, क्रोमोसोम के माध्यम से। लेकिन जो ये पिता का क्रोमोसोम है एक्स और वाई, हम मान लेते हैं कि एक्स क्रोमोसोम इफेक्टेड है, वाई क्रोमोसोम ठीक है, तो अगर वाई क्रोमोसोम आ जाएगा, इधर से एक्स क्रोमोसोम आएगा तो क्या बनेगा, फीमेल, क्या बनेगा, इधर से मेल बनेगा, क्या बनेगा, मेल। तो जिस बच्चे का निर्धारण होगा उस बच्चे में जो पिता को बीमारी थी वो बीमारी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो माता को बीमारी है
अगर एक्स क्रोमोजोम डिफेक्टेड है तो माता में केवल एक्स ही क्रोमोजोम है, तो जब आएगा तब एक्स ही आएगा, तो जो बीमारियां माता को है वह अगले पीढ़ी में जाएगी, वो अगले पीढ़ी में जाएगी। तो एक्स और वाई क्रोमोजोम और एक्स क्रोमोजोम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपने सीखा कि कब लोग ट्रांसजेंडर बनते हैं, कब लोग मेल बनते हैं, कब फीमेल बनते हैं, किस में क्रोमोजोम कितना, किस में क्रोमोजोम कितना, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो जब क्रोमोजोम की कमी होगी या क्रोमोजोम की अधिकता होगी उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंड्रोम। क्रोमोजोम की कमी और क्रोमोजोम की अधिकता या अनियमितता को हम बोलते हैं सिंड्रोम। अब सिंड्रोम क्या होते हैं इसको हम सीखेंगे अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो और चला तो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो सही नहीं है। तो जो आपका सिंड्रोम है, सिंड्रोम का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको क्लास अगर अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का काम ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जानकारी मिले तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देख सकें। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। जैसा लगा होगा आप अपना विचार देने का काम ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।